हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए क्रिएटिव हब। पिछली बार के आपने लेक्चर देख लिए होंगे क्रोमोसोम्स के। ना क्रोमोसोम के अपन ने बात कर ली थी उसके स्ट्रक्चर की। आज जो बात करेंगे वो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। ठीक है, सीधा आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। ये चलिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है। स्पेशल मतलब क्या? जो क्रोमोसोम हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जो क्रोमोसोम हमें पता है नॉर्मली, अगर उनसे हट के कोई से क्रोमोसोम है तो वो स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम है। चार पांच टाइप्स के हैं, वो पढ़ लेंगे जो एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। वो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा सा देख लेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप थोड़ा उधर फोकस रख दीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो some tissues of certain organisms contain chromosomes which differ significantly from normal chromosomes। ये देखिए, नॉर्मल क्रोमोसोम्स से हटके होते हैं ये। इन टर्म्स ऑफ अदर मोर्फोलॉजी या फिर फंक्शन। देखिए किस चीज में, या तो उसकी मोर्फोलॉजी अलग है या तो उसका फंक्शन अलग है। कि पहला क्वेश्चन अगर बनता है किस टाइप के होते हैं, तो मोर्फोलॉजी या फंक्शन में अगर वो अलग होते हैं तो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम वो होता है। सच क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड एज स्पेशल क्रोमोसोम्स। चलिए देख लेते हैं कौन कौन आता है इसके अंदर, है ना। ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे, क्रोमोसोम हम पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके पुराने वीडियो, है ना। चलिए, जायंट क्रोमोसोम और पॉलीटिनी क्रोमोसोम। नाम से क्लियर है, जायंट मतलब बड़ा, पॉलीटिनी मतलब बहुत सारे, है ना। अब मतलब कि देखते हैं इसमें क्या होता है। दिस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय E.G. बाल्बेनी। तो आपको पहली जो चीज याद रखनी है वो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, और सन 1882 में याद किया था। और डिप्टेरियन सलाइवरी ग्लैंड, अब तीनों पे से क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो। जायंट क्रोमोसोम E.G. बाल्बेनी ने 1882 में डिप्टेरियन सलाइवरी ग्लैंड्स में देखा था। तो ये अपने को पहला तो यही याद रखना है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि जायंट क्रोमोसोम, पॉलीटिनी क्रोमोसोम और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम एक ही है ना। मतलब इनके जो सिनोनिम्स है वो भी आपको याद रखना ही है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं वो। दिस क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेट रिपीटेडली बट द डॉटर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट। देखिए डॉटर क्रोमेटिड हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस मियोसिस में, सब में। तो वो सेपरेट नहीं होती है यहाँ पे, जैसे एनाफेज में सेपरेट होती थी ना ही यहाँ पे जो सेल है वो भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, एंडो रिड्यूप्लीकेशन, मतलब सेल के अंदर ही डुप्लीकेट होते रहेंगे। अब कोई चीज सेल के अंदर ही डुप्लीकेट होती रहेगी तो उसकी साइज तो बढ़नी है। तो इट इज द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्ट्रैंडेड जायंट क्रोमोसोम्स नोन एज पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीटिनी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीटिनी कंडीशन बोलते हैं। इसकी साइज 200 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल क्रोमोसोम से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने टाइम्स ज्यादा, 200 टाइम्स और मोर देन द नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम, एंड वेरी थिक, थिक भी होते हैं ये ना। हेंस दे आर नोन एज जायंट क्रोमोसोम। पिक्चर क्लियर है ये वाली। चलिए इसके डायग्राम देख लेते थोड़ा सा। इस टाइप का इसका डायग्राम होता है, ये देखिए। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये पफ्स बनते हैं ना, तो पॉलीटिनी में पी आता है और पफ्स में भी पी आता है, ये अपने को याद रखना है। क्या होता है पफ्स में, ये देखिए, ये पफ्स बना है, और पफ्स में एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये बाहर जो क्रोमेटिन है ना बाहर की तरफ आ गए हैं, और इससे बन गया आपका बाल्बेनी रिंग। तो दो चीज आपको क्या याद आ गई, एक तो इसमें पफ बनता है, दूसरा बाल्बेनी रिंग बनते हैं। ठीक है, ये बेंड्स बनते हैं इसमें। तो इतने क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, अभी तक बने नहीं है। फिर बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाएंगे, आप पढ़ भी लीजिएगा थोड़ा बुक में से, तो आपको एक बार याद हो जाएगा, और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करने के होंगे तो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब सेकंड हमारा आता है लेम ब्रश क्रोमोसोम। These were first discovered by W. Fleming in 1882। देखो सन तो सेम है, लेकिन फ्लेमिंग ने दिया था ये। और किसमें दिया था, oocytes of sharks by Ruckert in 1892। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, oocytes of sharks में देखा था ये। ठीक है, तो लेम्ब्रस क्रोमोसोम टाइम में देखा था W. फ्लेमिंग ने 1882 में, और डिस्क्राइब डिटेल में किसने किया था इसको, रकर्ट ने। oocytes of sharks, है ना। तो oocytes of sharks पे से क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक बार। दे अकर एट डिप्लोटिनी स्टेज। अब हमने 5 स्टेज पढ़ी थी ना मियोसिस में, मियोसिस का लेक्चर देख लीजिए आप। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि अपन शुरू से करते हुए चलेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट बनते जाएंगे, तो आगे वाले पोर्शन में पीछे के ही टर्म्स यूज होते जाएंगे, इसलिए पुराना पढ़ना जरूरी है। तो डिप्लोटिनी हमने पढ़ा था सेकंड लास्ट स्टेज जो होती है मियोसिस में, डिप्लोटिनी फिर डाइकाइनेसिस। और डिप्लोटिनी में हमारे क्या बनते थे, चियाज़ फॉर्मेशन होता था ना, चियाज़ में बनते थे। तो मियोटिक प्रोसेस में oocytes ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज। ठीक है, कहाँ पे होता है, डिप्लोटिनी स्टेज में होता है। Since they are found in the meiotic process, they are present in the form of bivalent। अब ये bivalent के फॉर्म में होता है, ये meiosis आपको देखना पड़ेगा इसके लिए, है ना। In which maternal and paternal chromosome are held together by the chiasma, ये हम देख चुके हैं। Where crossing over has previously occurred, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी, किसमें हुई थी क्रॉसिंग ओवर, कौन सी स्टेज में, पैकिटिनी में हुई थी, है ना।
ईच बाइवेलेंट इज 4 क्रोमेटिड, हमें पता है कि 2 बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड होता है क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में जुड़े रहते हैं, उनके दोनों की 2-2 क्रोमेटिड मिलके 4 क्रोमेटिड हो गई। The axis of each homology consists of row of granules or chromomeres, each of which have two loops like lateral extension for each chromatid। चलो इसके लिए मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ इस टाइप का। ये नॉर्मल एक्सिस है ना अपनी, ये देखो ये एक्सिस दिख रही है यहाँ पे, ये नॉर्मल एक्सिस है और इसके आसपास ये देखिए ये ऐसे लेटरल एक्सटेंशन हो रही है, ये देखिए ना, ये लूप्स लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। देखिए ये लूप बनता है ना ऐसा, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, मिटा देता हूँ, आप ठीक से देख लीजिए इसका, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है, ये लूप किस में बनता है, लेम ब्रश में है ना, एल फॉर लेम ब्रश, एल फॉर लूप, पी फॉर पॉलीटिनी, पी फॉर पफ। ईच बाइवेलेंट इज फ्रॉम, ये हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया। पढ़िए इस पॉइंट को फिर से। द एक्सिस ऑफ ईच होमोलॉगी कंसिस्ट ऑफ ए रो ऑफ ग्रेन्यूल्स और क्रोमोमेयर्स, each of which have two loop like lateral extension in each chromatid for each chromatid, ठीक है। thus each loop represent one chromatid of chromosome, ठीक है। क्या बताता है ये, represent one chromatid of a chromosome and is composed of DNA डबल हेलिक्स, इसके अंदर डीएनए डबल हेलिक्स है। वन एंड ऑफ ईच लूप इज थिनर, अब इसका एक लूप जो होता है ना, एंड का एक लूप का एक एंड है ना थिनर होता है और दूसरा थिक होता है। हमको क्या याद रखना है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, चलो थिनर और थिकर तो याद रखना है आपको। एंड जो है वो आपका थिनर होता है ना, एक एंड, और एक एंड होता है थिकर। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देयर इज एन एक्सटेंसिव आरएनए सिंथेसिस एट द थिन एंड, है ना, ये आरएनए सिंथेसिस होता है थिन एंड पे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका ऑफ द लूप वेयर देयर इज लिटिल और नो आरएनए सिंथेसिस एट द थिकर एंड। तो हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, थिन एंड इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम लिपो, ये लिपो मतलब लेम ब्रश क्रोमोसोम में लूप्स बनते हैं और लूप्स में जो है आपका थिन एंड है वो इंपॉर्टेंट है, इतना हमको याद रखना है। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। किसमें देखा था, साइड ऑफ शार्क्स में देखा था। ये क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। अब देख लीजिए एक और बार डायग्राम आप अच्छे से, ये देखिए था। और लेम ब्रश क्रोमोसोम के ब्रश था ना वो ट्यूब साफ करने के लिए, तो वो ऐसा दिखता है ब्रश, आप इमेजिन कीजिए। तो इसलिए उसको नाम दिया अपना लेम ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। डायग्राम से क्या है, चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। अब तीसरे क्रोमोसोम पे आते हैं, वो होता है हमारा एसेसरी क्रोमोसोम। एसेसरी मतलब क्या होता है, देखो एसेसरी मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना। तो इन मेनी स्पीशीज सम क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन एडिशनल टू नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम। एडिशनल में मिलते हैं तो ज्यादा मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या फिर एसेसरी क्रोमोसोम या फिर बी क्रोमोसोम या फिर सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम। देखिए इसके भी आपको सिनोनिम याद रखने, क्योंकि बी क्रोमोसोम पे बहुत बार हमको कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए बी क्रोमोसोम क्या है, बी क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, या फिर सुपर न्यूमररी तो आपको याद रहेगा कि चलो ज्यादा नंबर हो गया उसमें तो हम मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसमें होगा, या फिर एसेसरी और एक्स्ट्रा तो बोल देंगे। याद क्या रखना आपको, मेनली बी क्रोमोसोम भी याद रखना है ना। तो बी क्रोमोसोम कौन सा है, एसेसरी क्रोमोसोम है। These chromosomes are broadly similar to the normal chromatic chromosome, नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम के जैसे ही होता है ये ना, इन देयर मोर्फोलॉजी, बट हैव सम पेक्यूलर फंक्शन एस्पेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस प्रेजेंस ऑफ सेवरल सच क्रोमोसोम्स often lead to the reduction in vigor and fertility in the males। देखिए क्या करता है ये आपकी जो फर्टिलिटी और विगर है ना उसको कम करता है, ये पॉइंट पे आप याद रख सकते हैं। These chromosomes are generally smaller in size than normal somatic complement। दे आर बिलीव टू बी जनरली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं ना जनरली। ओरिजिन ऑफ दिस क्रोमोसोम इन मोस्ट स्पीशीज इज अननोन। अब ये चीज और याद रखें कि इसका ओरिजिन है ना वो हमें पता नहीं है कहाँ से आया है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। एसेसरी क्रोमोसोम को बी क्रोमोसोम बोलते हैं, इसी पे क्वेश्चन आया है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है बस, है ना, सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम। ज्यादातर तो इसके क्वेश्चन ना सिनोनिम्स पे से आए हैं, इसलिए मैंने आपको ज्यादा फोकस सिनोनिम पे किया है ना। और मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये देख लीजिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिख रहा है ना, ये बी क्रोमोसोम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है आइसोक्रोमोसोम। आइसो का मतलब होता है, देखिए सेम, ये एक मेरे पास क्रोमोसोम है, ये है ना। नॉर्मली हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, मगर इसको तोड़ के अगर इस वाले पोर्शन को दोनों को मैं सेम कर दूं और इस वाले पोर्शन को दोनों को मैं ऐसे कर दूं। अब देखिए कैसे आपको समझाऊं, ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे। ये देखिए नॉर्मली क्या होता है, ऐसे होता है ना डिवीजन। ये देखिए नॉर्मली ऐसे देखते हैं हम क्रोमोसोम को। अब इसमें क्या हो गया, ये देखिए 2 शॉर्ट आर्म हो गई और 2 लॉन्ग आर्म हो गई, मतलब इस तरीके से टूट गया होगा ये, है ना। आइसोक्रोमोसोम बनाइए, देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है अपना नॉर्मल,
ये आपकी होती है पी आर्म, नीचे वाली आपकी होती है क्यू आर्म। ये पी आर्म दोनों को मिला के अगर इस टाइप से बना दिया और क्यू आर्म मिला के इस टाइप से बना दिया तो क्या हो गया, आइसोक्रोमोसोम हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए डायग्राम आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या है, माजरा क्या है इसमें, है ना। नहीं तो ऐसे समझ में ही नहीं आती ये चीजें बहुत बार। एन आइसोक्रोमोसोम इज वन इन विच टू आर्म्स आर आइडेंटिकल विद ईच अदर इन जीन कंटेंट एंड मॉर्फोलॉजी। दूसरी बात, एवरी आइसोक्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पी वो दोनों आर्म सेम होती है तो मेटासेंट्रिक तो रहेगा। मेटासेंट्रिक के लिए पिछला लेक्चर आप देख लीजिए क्रोमोसोम का। The attached X chromosome of Drosophila is a classical example of an isochromosome. However, this origin is again uncertain in this concept also. There is no evidence that isochromosomes have evolutionary significance. ठीक है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, हालांकि इस पर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो आइसोक्रोमोसोम का आपको क्या याद रखना है, बराबर होते हैं वो। ठीक है, डायग्राम हम देख चुके हैं। अगला एंड फाइनल आता है आपका एलोसोम्स। एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम। एक होता है हमारी बॉडी में ऑटोसोम, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक होता है एलोसोम। क्रोमोसोम्स डिफर मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल। देखो, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है ना। जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम हमारा बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटू सा होता है बिल्कुल। इन ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला दे आर रिस्पांसिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। हमें पता है ये चीज, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। ये सबसे सरल वाला कंसेप्ट इसमें जो स्पेशल टाइप का यही है सबसे सरल, क्या कोई भी बना दोगे इसको। Chromosomes which have no relation with determination of sex and contain genes which determine somatic characters are known as autosomes and represented by A। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है। ये देखिए स्पेशल टाइप का फीमेल, ये मेल, ये है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में भी आई होगी कहानी पूरी। ठीक है, तो बढ़िया, इसको शेयर कीजिए और सारे कंसेप्ट पढ़ते जाइए। माइटोसिस पढ़िए, मियोसिस पढ़िए, सेल पढ़िए, सेल के स्ट्रक्चर पढ़िए, सेल ऑर्गेनल्स पढ़िए, क्रोमोसोम पढ़िए, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़िए, और क्रोमोसोम से रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट बचा होगा हमारा, जैसे स्टेनिंग वगैरह बची है तो वो और देख लेंगे। और थोड़े बहुत अगर पोर्शन बचते हैं क्रोमोसोम से तो वो भी देख लेंगे, और फिर सीधा डीएनए पे जाएंगे, है ना। डीएनए की बात करेंगे और डीएनए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। और फिर मैं आने वाले टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज भी इसकी चालू कर दूंगा। तो होपफुली आपके एग्जाम के पहले आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।